एक बहुत पुरानी कहावत है कि कैश इज किंग। कि जब पैसा आपके हाथ में होता है, पैसा आपकी जेब में होता है, मतलब कि कैश में होता है, तो आप राजा के समान होते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी की गुलामी नहीं करते। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप जो चाहे वो कर सकते हो, जब चाहे वो कर सकते हो, जो मन चाहे वो खरीद सकते हो, अपने परिवार को खुशियां दे सकते हो, खुद के लिए जो मन करे आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी कहावत है। लोग मानते हैं, हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं वो मानते हैं कि भैया पैसा कैश में होना चाहिए, पैसा अपने हाथ में होना चाहिए, पैसा बैंक में होना चाहिए। बट इस वीडियो के अंदर, ये जो पूरी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई साहब पैसा आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाथ में छोड़ो, पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा आपके अगले महीने का जितना भी खर्चा है उसके अलावा अगर 10 रुपये भी आपके बैंक में पड़े हैं तो उसको सही जगह रखो ताकि वो पैसा बढ़े। अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, अपने पैसे को अपने हाथ में रखते हैं या अपने घर में रखते हैं, ये तो और बुरी बात है। अगर घर में रखते हैं तो पैसा समझ लो दीमक लगा दिया आपने। मतलब कि आपने एक नोटों की गड्डी रखी और दीमक लाए और दीमक उसमें लगा दी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो आपको अगर अपने पैसे को दीमक से बचाना है, आप कहते हो कि सर जी मेरे को पैसे को मल्टीप्लाई करना है, मुझे बताओ पैसा कहाँ रखूँ सही जगह पे, कैसे अपने पैसे को सुरक्षित रखूँ, खराब ना होने दूँ, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बनेंगे। ये मेरा आपसे सहयोग मांग रहा हूँ मैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और एक बात और, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की, सेविंग की, बिजनेस आइडियाज़ की, बहुत सारी, तो सब्सक्राइब करो। आप आते हो, देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हो ना, क्योंकि कंटेंट में इंटरेस्ट आता रहता है, भूल जाते हो। तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी कमेंट, लाइक, शेयर वगैरह बाद में करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और ना लगे तो कमेंट फिर भी कर देना, इंप्रूव कर लेंगे, राइट। तो मैं आपको बताता हूं, आपने वो वाला गेम देखा है सांप सीढ़ी का? बचपन में हम सबने खेला है, आज भी खेलते हैं। तो सांप सीढ़ी गेम में एक बहुत कमाल का लॉजिक है कि आप बचते बचाते नीचे से चलते हो, बचते बचाते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, कभी कुछ और करते हो, कभी स्टेप बाय स्टेप चलते हो और पहुंच जाते हो ऊपर। और जब ऊपर पहुंच जाते हो तो ऊपर 99 के नंबर पे एक बहुत बड़ा सांप होता है। और वो सांप क्या करता है, जैसे आप उस सांप के ऊपर जाते हो वो आपको डस के वापस सबसे नीचे ले आता है। समझ रहे हो? मतलब बीच में भी नहीं छोड़ता, सबसे नीचे ले आता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो सर, आप पैसा कमाते हो, पैसा जोड़ते हो, कभी पार्ट टाइम इनकम करते हो, कभी कुछ और करते हो, कभी कुछ और करते हो, अपनी इच्छाओं को मारते हो, पैसे को जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, और इकट्ठा करने के बाद आप जब ऊपर पहुंचते हो तो 99 नंबर पर बैठा होता है आपका बैंक, जो इस वीडियो का टाइटल है। कि बैंक में जैसे आप पैसा रखते हो वो सांप आपको खत्म कर देगा और धीरे से आपको नीचे ले आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस समझ में आ रही है? सो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखो सर, ये जो इस गेम में, आपकी ज़िंदगी के गेम में जो बड़ा सांप है वो आपका बैंक है, या फिर आप जो पैसा कैश में रखते हो वो है। पुराने ज़माने में अलग बात थी, बट आज के ज़माने में अलग बात है। भाई आज से 20 साल पहले लोग प्रॉपर्टी को भी काम मानते थे, है ना। कहानी सुनने को मिलती है आज के, हमारे दादाओं के पास इतनी ज़मीन थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोलते हैं कहानी सुनने को नहीं मिलती। तो उस टाइम पर लोग ज़मीन की वैल्यू भी क्या करते थे, और आज देख लो, है ना। तो ऐसे ही उस टाइम की जो कहावत थी वो आज बिल्कुल लिंक नहीं करती है। मैं इसका रियल एग्जांपल दूं, आप समझते होंगे इन्फ्लेशन को, इस वीडियो पे है, चैनल पे है, समझते होंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जो आपको हर दिन, हर साल, हर महीने आपको गरीब करती है। कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई सामान है वो हर साल आपके ऊपर उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन की बात मैं करूं, लगभग 7 से 10% 10% का इन्फ्लेशन होता है। एग्जांपल देता हूं कि आप अपने बैंक में 10,000 रुपये रखते हैं कि भाई ठीक है, ये मैं 2024 के अंदर 10,000 रुपये अपने बैंक में रख देता हूं। आपने बैंक में रखे 10,000 रुपये, तो आपको मालूम है 1 साल बाद उसका ब्याज कितना होगा। अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज़ बता दूं, इंसान बैंक में पैसा रखता क्यों है? चलो कैश की तो बातें खत्म कर देते हैं, क्योंकि कैश तो जहर है, लेकिन चलो बैंक में भी रख लिया तो 2 बड़ी वजह होती है जब आप अपने पैसे को बैंक में रखना चाहते हो। पहला, सेफ। आपको लगता है कि भाई मेरा पैसा सेफ है, यहाँ से जाएगा कहाँ, मैं तो बैंक वाले के पास आ जाऊँगा, लाओ जी मेरा पैसा दो। तो पहला सेफ्टी इशू, आपको लगता है कि भाई मेरा पैसा प्रॉपरली सेफ है, दैट्स वाई आप बैंक में उसको रखते हो। और दूसरा, कुछ ना कुछ ब्याज आपको जरूर मिलता है उससे। कहने का मतलब है आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है, वो 2% होता है, किसी बैंक का 3 होता है, किसी का 3.5, किसी का 4, इससे ऊपर नहीं है। एवरेज इतना ही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये 2 बड़ी वजह कि हम उत्साहित होते हैं कि अपने पैसे को हम बैंक में रख देते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लगभग 7 से 10% और मेडिकल दवाइयों पे लगभग 15%। दैट्स मीन कि अगर आपने अपने 10,000 रुपये को बैंक में रख दिया आज,
तो एक साल बाद वो 10,300 रुपये हो जाएगा। मेरा समझ रहे हैं ना, क्योंकि ब्याज लगेगा उस पर और सेफ तो है ही है। तो 3% या 4% के ब्याज से वो 10,300 400 हो जाएगा। बट इन्फ्लेशन की अगर बात करें, मान लेते हैं कि आज से एक साल बाद आप ये वाला मोबाइल लेने जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। आपको मालूम है उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत होगी 10,700 रुपये, 10,800 रुपये या कई बार 11,000 रुपये। समझ में आ गया? आपने 10,000 रुपये रखा, जो चीज़ आज आपको 10,000 की मिल रही है, आपका पैसा बढ़ा 10,300 400 हो गया, लेकिन जो उस प्रोडक्ट की कीमत थी वो 11,000 हो गई। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं रेट कैसे बढ़ रहे हैं हमारी चीज़ों पे। इसका एग्जांपल आप हर चीज़ पे लगा लो, आप पेट्रोल से लगा लो, आप चीनी से लगा लो, खाने के खर्चे पे लगा लो, कोई प्रोडक्ट पे लगा लो, साथ ही साथ आप मेडिकल दवाइयों पे लगा लो। आज अगर कोई इलाज मान के चलते हैं 1 लाख रुपए के अंदर हो रहा है, तो अगले साल वो इलाज 1,15,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हमको समझना है। तो पैसे को जब आप बैंक में रखते हैं तो आपका पैसा इस तरीके से खत्म होता है। अब इसमें एक कहानी और है, मजा आएगा। इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब तो कर्ज का जंजाल। आप बोलोगे सर ये कैसे काम करता है? अब मान लेते हैं बैंक है जी, जो बैंक आपके जिसमें आपने अपना पैसा रखा है। अभी बैंक क्या करती है आप मुझे बताइए। जो पैसा आपने रखा, मान के चलो आपने 10,000 रुपये रखे, किसी ने 1 लाख रखे, किसी ने 2 लाख रखे, किसी ने 1 करोड़ रखा। वैसे 1 करोड़ वाला बैंक में रखता ही नहीं है, क्योंकि वो समझदार होता है, समझ जाता है पैसे को अच्छी तरह से। लेकिन जो भी अमाउंट आप रख रहे हैं, मान लो 5, 6 हज़ार, 10,000 तो हर गरीब आदमी के पास रहता ही है, और इतना फोकस भी कभी नहीं लगाता वो। तो मान ले 10,000 रुपये अपने बैंक में रखा, और आपके जैसे करोड़ों लोगों ने वहाँ पे अपना पैसा रखा। बैंक के पास पैसा आ गया, बैंक क्या करेगी उस पैसे को? रख के अचार तो नहीं डालेगी, जाहिर सी बात है। उस पैसे को देती है लोन पे। आप बोलेंगे लोन पे देती है, किसको देती है? आपको। इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। समझते हैं कि मान के चलो आपने अपना पैसा बैंक में रखा, आपको 2 से 3% इंटरेस्ट मिलता है जैसा आप रखते हैं, लेकिन फ्यूचर में मान के चलते हैं आपको किसी लोन की जरूरत पड़ गई, आपको होम लोन की जरूरत पड़ गई, आपको कार लोन लेना पड़ गया, आपको पर्सनल लोन लेना पड़ गया, जो भी कोई लोन आपको लेना पड़ गया, तो बैंक के पास आप जाते हैं। इस दरवाजे से आप पैसा रखने जा रहे थे, अब इस दरवाजे से आप पैसा लेने जा रहे हैं बैंक से। तो बैंक आपको लोन देती है, और आपसे जितनी भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट मांगने के बाद बैंक बोलती है देखो जी मैं तो आपसे 10% ब्याज लूंगी, 10%, 12% और कई बार 15% का ब्याज लूंगी जी मैं तो आपसे। ठीक है जी। अब एक बात सोचो, ये पैसा एक्चुअल में किसका है? बड़ा कॉमन सवाल है। ये पैसा एक्चुअल में किसका है? आप बोलोगे सर ये पैसा तो हमारा ही है, जाहिर सी बात है। अब ये पैसा आपका है जो आपको 3 से 4% मिलता है, बट यही पैसा बैंक आपको 10 से 15% पे देती है, और अगर आपको 2-3% दे भी दिया तो पैसा यहाँ से कमाती है। इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। समझ रहे हो? बैंक का फंडामेंटल आज समझ में आ गया होगा। वैसे बैंक की बायोग्राफी नहीं है इस वीडियो के अंदर, बट एक्चुअली मैं समझाना चाहता हूँ कि पैसा रखना कहाँ चाहिए आपको, और पैसा बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन समझ में आ गया आपको, डेब्ट ट्रैप समझ में आ गया। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कि भाई कैसे हमारा पैसा हमारे पास घूमता है, ये मेन कहानी है। तो दोस्त पहली चीज़, पैसे को कैश में मत रखो। अगर आपके जेब में या आपके घर के अंदर अगर 50,000 रुपये रखे हैं तो भाई साहब मत करो ये काम। ये 50,000 रुपये में दिमाग लगा रखे आपने, इससे बड़ा तो फाड़ दो। हर रोज उठो एक 10 का नोट फाड़ दो, हर रोज उठो एक 10 का नोट फाड़ दो, तो आपको दुख होगा। आपको लगेगा यार ये मैं अपना पैसा कम कर रहा हूँ, तो वो वैसे भी कम हो रहा है, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कम हो रही है। तो आप कॉमन सेंस लगाओ ना। एजुकेटेड नहीं होते हो, चीज़ों को सीखते नहीं हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, बाकी वीडियो देखते नहीं हो, तो कहाँ से आएगी नॉलेज? तो सब चीज़ दिखनी पड़ेगी ना, तभी तो पैसा बढ़ेगा, राइट। मुद्दे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्त इस दुनिया के अंदर 3 तरह की कैटेगरी होती है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक समझाना चाहता हूं। पहली कैटेगरी पुअर, दूसरी मिडिल क्लास, और तीसरा होता है रिच। ये समझते हैं आप? ये 3 कैटेगरी ही दुनिया में काम करती हैं। आपको मालूम है इसमें से 2 कैटेगरी, जो कि मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास है, इनका माइंडसेट और जो रिच माइंडसेट है इनका माइंडसेट, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इन दोनों के मतलब दोनों कैटेगरी के आपस में हाथ पैर सेम दिखते हैं, चेहरा भी सेम दिखता है, आंख नाक कान सब बराबर है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे अंतर है। मुझे लगता है यहाँ कुछ ये ज़्यादा ही बड़ा है इनका। तो जो रिच माइंडसेट वाले हैं उनका अलग है, समझाना चाहता हूँ। जो पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हैं, ये हमेशा फोकस करते हैं अपने आउटफ्लो पर, मतलब पैसे के आउटफ्लो पर। और जो रिच माइंडसेट वाले लोग हैं ये फोकस करते हैं पैसे के इनफ्लो पर। समझ रहे हैं? इतना सा अंतर है, समझाना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। आउटफ्लो का मतलब क्या है कि ये लोग गाड़ी लेंगे तो पैसा किस्तों में जाएगा, समझ रहे हैं? पैसा जा रहा है। ये लोग घर लेंगे तो होम लोन लेंगे, पैसा जा रहा है। ये लोग इमरजेंसी फंड बनाते नहीं है, तो इमरजेंसी बढ़ गई तो पैसा
जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस या बाकी इंश्योरेंस वगैरह कराते नहीं तो पैसा जा रहा है। मिडिल क्लास पुअर क्लास आउटफ्लो में फोकस करते हैं हमेशा और पैसा जाता है, लेकिन रिच क्लास हमेशा इनफ्लो में फोकस करते हैं, पैसा आएगा कहाँ से। यही कारण है कि ये लोग, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग पागल हैं जो इतना रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हैं? आप दिमाग लगाओ जरा सा, क्या आपको नहीं लगता कि ये आराम से फ्रीडम की लाइफ जीना चाहते होंगे? ये पागल हैं जो रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं या दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट सीख रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बस एक चीज़ समझ चुके हैं, भैया पैसे को इन्फ्लो करना है, इसीलिए ये चीज़ों को सीखते हैं और चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट यही चीज़ मिडिल क्लास और पुअर क्लास नहीं सीख पा रहा। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने अपना पैसा रखा बैंक में, चलो आपको थोड़ी समझदारी आई तो आपने बोला भैया बैंक में नहीं रखूंगा मैं, तो यहाँ तो इंटरेस्ट कम मिलता है, मैं एफडी करा देता हूँ। तो एफडी में भी 7-7.5% तक का रिटर्न है, 8% तक का रिटर्न है। इन्फ्लेशन में बराबर चला गया, मतलब इन्फ्लेशन में ही इन्फ्लेशन बढ़ गया 8% और 8% एफडी मिल गया, तो कौन क्या कर लिया, पैसा बराबर है। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाला बंदा है, ये पैसा इन्वेस्ट कर देगा एसआईपी के अंदर, ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा म्यूचुअल फंड के अंदर। क्यों? अब वहाँ पे एवरेज रिटर्न जो होता है लगभग 15% होता है, तो अगर 15% आ गया और 7% रिटर्न बढ़ भी गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ भी गया, तो भी 7% पैसा बढ़ ही रहा है ना, समझ रहे हैं आप? अगर वहाँ पे कम भी हो गया तो पैसा ऑलमोस्ट बढ़ ही रहा है, पहली चीज़। दूसरा, ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आजकल एजेंसीज आ गई हैं, एक एजेंसी का नाम बताना चाहता हूँ, रीट्स, आपने सुना होगा, प्रमोशन वीडियो नहीं है वैसे तो समझिएगा। रीट्स एक ऐसी मतलब एजेंसी है जिनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, वो रीट्स में अपना पैसा लगाते हैं और रीट्स उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। ये सेम काम करता है म्यूचुअल फंड की तरह। म्यूचुअल फंड में एक कंपनी होती है जो पैसा अपने पास लाती है, जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देती है, क्योंकि एक साथ किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे, इसीलिए। और आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये शुरू हो जाती है, मतलब आपके पास 10,000 रुपये, तो आप 10,000 रुपये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल में, रोड पर, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो चीज़ बढ़ रही है। मतलब सोच के देखो ना, 10,000 रुपये के अंदर आप शॉपिंग मॉल कैसे खरीदोगे? लेकिन रीट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो आपको चॉइस दे देती है। तो ये ऑप्शन होता है। आप समझ के देखो, रियल एस्टेट भी हर साल लगभग 12% तक का रिटर्न देती है। मैंने क्या बताया, ये लोग फोकस करते हैं पैसे के इनफ्लो पर, पैसे का इनफ्लो कितना हो रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इनफ्लो बड़ा है तो खेल बढ़ जाएगा, अगर आउटफ्लो बड़ा है तो नुकसान हो जाएगा। मेरा समझ रहे हैं? एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल है, आपको रिलेट कर पाएगा। एक इंसान एक गाड़ी खरीदता है, ठीक है, और उस गाड़ी की कीमत होती है लगभग मान लेते हैं 15 लाख रुपए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक इंसान एक गाड़ी खरीदता है जिसकी कीमत होती है 15 लाख रुपए, और जो मिडिल क्लास वाला बंदा है जब ये गाड़ी खरीदता है तो 15 लाख रुपए को लोन करा देता है, ठीक है जी। 15 लाख रुपए का लोन कराने के बाद होता क्या है, वो उस पैसे को नहीं, सॉरी, जो ये वाला बंदा है जो मिडिल क्लास है, ये 15 लाख रुपए इकट्ठा करता है। अब 15 लाख रुपए का अगर 1% ये लोन भी करा लेता है तो इसको पैसा कितना पे करना पड़ता है, डू यू नो अबाउट? ये या तो 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा क्योंकि उसकी ईएमआई देनी पड़ती है। और मान लेते हैं कि इस बंदे ने पैसा कैश में कर दिया, समझते हैं, एक मिडिल क्लास वाला बंदा है, इसने पैसा इकट्ठा किया 15 लाख रुपए और कैश में आके गाड़ी ले आया, ठीक है। अब वही एक रिच माइंडसेट वाला बंदा है, वो गाड़ी लेके आएगा, जानते हैं कैसे? वो गाड़ी लेके आएगा ईएमआई पर। आप बोलोगे सर वो तो इतना अमीर है, फिर गाड़ी किस्तों पे क्यों लेके आ रहा है? समझाना चाहता हूँ। ये इंसान ये बोलेगा कि मैं 15 लाख रुपए आज दे दिया, पैसा खत्म, झंझट खत्म हो गई, आज मुझे 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं देना, पूरी गाड़ी मेरी है। ये क्या बोलेगा कि भाई मैं 15 लाख रुपए जो ना अपने पास रखूंगा और इस पैसे को मैं गाड़ी जो खरीद लाऊंगा ईएमआई पर खरीद लाऊंगा। अब 15 लाख का मान लेते हैं मुझे 18 लाख रुपए देना पड़ेगा क्योंकि 3 लाख रुपए ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन ये 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देगा कहीं और पे, मान के चले म्यूचुअल फंड में कर देता है, ये लमसम अमाउंट में कर देता है। तो अगर 5 साल के लिए ये 15 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देगा तो इसका जो रिटर्न बैठेगा वो लोगों को 14 लाख बैठेगा, मतलब कि लगभग 15 लाख और 14 लाख लगभग 29 लाख रुपए इसको मिलेंगे। और वहीं पे इसने जो पे किया, 15 लाख गाड़ी का पे किया और 3 लाख ब्याज का पे किया, तो 18 लाख पे किया या 19 लाख पे किया, तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसकी गाड़ी फ्री हो गई और उसके बाद उसको 10 लाख रुपए की बचत हो गई उसी पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट करके। और इस इंसान ने 15 लाख रुपए हैंड टू हैंड पैसा दे दिया कंपनी को और गाड़ी ले ली। आज इसके पास गाड़ी तो है लेकिन इसके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, इसने गाड़ी फ्री कर ली और साथ ही साथ 10 लाख रुपए की बचत कर ली। इसको बोलते हैं पैसे का इनफ्लो कहाँ से ज़्यादा हो रहा है। स्क्रीन पर नहीं समझाया बट आपको समझ में आ गया होगा।
आपको बस इतना समझना है कि आपके पैसे का इन्फ्लो कहाँ पर है। आपके पास अगर 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, तो दोस्त आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, आप म्यूचुअल फंड में करना शुरू कर दीजिए, SIP में करना शुरू कर दीजिए। कभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले, चाहे घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप राइट कैलकुलेशन करो फाइनेंस की। मेरा मानना तो यह है, जब आप कभी कहीं ना गाड़ी लेने जाते हैं ना, तो आप 50 वीडियो देखते हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है, कब गाड़ी लेनी है, और कौन से का मॉडल बढ़िया है, कौन माइलेज बढ़िया दे रही है। मैं कहता हूँ आपको 10 वीडियो ऐसी देखनी चाहिए कि गाड़ी कब लेनी चाहिए, गाड़ी का लेने का राइट फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, कैसे आप फाइनेंस में बचत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सही एडवाइस दे देंगे। मेरा समझ में आ रहा है आपको? तो राइट एजुकेशन में फोकस करना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। फाइनेंस की बातें मैंने करी हैं आपसे। जो भी टॉपिक आपको इस वीडियो में अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा और इसको आप इंप्रूव भी करना चाहते हैं, इसके बारे में और सीखना चाहते हैं। अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक का जवाब मैं तो या तो कमेंट में दे दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं आपको दे दूंगा। कमेंट किस लिए बोल रहा हूँ, देखो एक बार को लाइक आप कर रहे हैं, हो सकता है आपको वीडियो अच्छी लगे, जैसा आप लाइक कर रहे हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो समझ में आता है कि आपने मुझे सुना है, मेरी बातें आप तक पहुंची हैं। तो कमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर सकते हैं, और आपका हमारा परिवार बढ़ जाएगा, आपका उत्साह बढ़ जाएगा। तो शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनको एक्चुअल में फाइनेंस की नॉलेज की ज़रूरत है, उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, अब तक बताने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।